हो गया पूरा दिन, निकल गया बर्थडे। सेलिब्रेशन के नाम पे कुछ हुआ नहीं, बस इंतज़ार करते रहे कुछ खास लोगों के बर्थडे विशेस का। तो एक और साल ऐसे ही निकल गया और बहुत सारी बातें जो सोची थी, जो होनी चाहिए थी, वो कुछ हुई नहीं। ठीक है, जैसा है वैसा है, अब क्या ही कर सकते हो। धीरे धीरे आप टाइम के साथ चीज़ों को सोचने समझने का नज़रिया बदलते हो और कुछ टाइम के बाद ये मायूसी, ये अकेलापन सब की आदत पड़ जाती है। हाँ, अपने बर्थडे के दिन वाला किसे ही अच्छा लगेगा इस तरीके से शांत रहना, इस तरीके से अकेले रहना, बट लाइफ है, क्या कर सकते हो। जिनसे उम्मीद होती है वो अक्सर उम्मीद पे खरे नहीं उतरते, जिनसे उम्मीद नहीं होती वो अक्सर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि बस अच्छा ही लग जाता है। आज बहुत सारी चीज़ें सोच रहा हूँ बैठ करके, पता नहीं ज़िंदगी में इतने साल बीत गए, काम में अपने आप को झोंक दिया पूरी तरीके से पिछले 9-10 सालों में, और अब इस मुकाम पे आकर लगता है कि यार कहीं कुछ गलत कर दिया क्या कहीं कुछ अधूरा रह गया, कहीं कुछ छोड़ दिया क्या। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि गलतियां नहीं होती हैं, लोगों से हो ही सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बस अगर कोई गलती हुई है या कुछ गलत हुआ है तो हम बार बार मुड़ के उसको देख करके उसका रोना रोते हैं। ठीक है, एक टाइम था जब पूरी दुनिया पीछे चलती थी, आज एक टाइम है जब ये मायूसी, ये उदासी, ये अकेलापन झेलना पड़ रहा है, और इसमें गलती किसी की नहीं है। शायद मेरी ही गलती थी जो वक्त के साथ चीज़ों को बदलते हुए देखकर हम नहीं बदल पाए। शायद लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आती हैं आजकल जो किसी ज़माने में सच में पसंद आया करती थी। आजकल शायद बहुत ज़्यादा ईमानदार होना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जो ज़्यादा सीधे होते हैं वो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं। तो ठीक है, बेवकूफ़ बने रहे हम, कोई बात नहीं, टाइम है। कुछ चीज़ें सोच रखी थी अपने लिए, नहीं कर पाए। हाँ, ये है कि आने वाले साल में बहुत कुछ सोचा हुआ है जो ज़रूर कोशिश करेंगे कि हो जाए, क्योंकि अभी तक तो था बस यही कि किसी का साथ मिलता रहे, किसी का साथ मिल जाए, बट अब जब अपने को ये एकदम क्लियर है कि नहीं, साथ के लिए रुकना ही नहीं है। खेल तो है ही नहीं इस बात का कि किसके लिए रुका जाए, खेल तो इस बात का है कि कौन छोड़ के जा रहा है, कौन साथ चल रहा है। इन सब से परे तुम्हारी खुद की जो यात्रा है, खुद की जो जर्नी है, वो चलती रहे। बस कोई आ रहा है तो भी खुश, कोई जा रहा है तो भी खुश। अगर इस तरह से रहना सीख लिया और चलते रहना सीख लिया, बिना किसी मोड़ पे रुके, बिना किसी मोड़ पे किसी का ज़्यादा इंतज़ार किए, तो शायद चीज़ें आसान हो जाएंगी। आज अफसोस ज़रूर हो रहा है कि अपने बर्थडे के दिन इतना उदासी, इतना सन्नाटा, इतना कुछ एक बोझ के जैसे लेके बैठा हूँ, लेकिन हाँ, इस बात की भी खुशी है कि किसी न किसी मुकाम पर कम से कम पहुँच पाया। ये 10 साल आसान नहीं थे ज़िंदगी के। डैडी के जाने के बाद से ज़िंदगी जिस तरीके से बदली, बचपन कब जवानी में बदला, कब जवानी से इस मुकाम पर आ गए, कुछ पता नहीं चला। कभी कभी सोचता हूँ कि जो हिम्मत एक टाइम पर कुछ 5-6 साल पहले थी मेरे अंदर, आज नहीं है। और ये हो भी सकता है, उम्र के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि हम उम्मीद ना खोएं अपने आने वाले कल से, उम्मीद ना खोएं अपने बेहतर भविष्य से, उम्मीद इस बात से ना खोएं कि जो आज तक नहीं कर पाए वो कल कर लेंगे। उम्मीद इस बात की ना खोई जाए कि जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते थे, जो कुछ भी हासिल करने के लिए कमियां रहीं, उन सब के पीछे हम जिस तरीके से लगे रहे, बट क्या कर सकते हो। ये मायूसी एक दिन की नहीं है मेरे दोस्त, ये
मायूसी कई सालों सालों तक दिल की गहराइयों में कुरेदती हुई चली आ रही है, जैसे एक जख्म को कोई खंजर से धीरे 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 कुरेदता रहे। जैसे ही वो जख्म भरने वाला हो, उस पर कोई नमक लगा के उसके वापस से एक खंजर से कुरेद दे। घाव भरने ही वाले हों, तकलीफ कम होने ही वाली हो, और उसको वापस से कोई ताज़ा कर दे। ये तकलीफ कुछ उस तरह की है। किसी की गलती नहीं देता मैं, और ना ही दे सकता हूँ। जो साथ आए वो भी उनकी मर्जी थी, जो साथ छोड़ के चले गए वो भी उनकी मर्जी थी। कोई साथ आया तो मैंने किसी को फोर्स नहीं किया। साथ रुकने के लिए कैसे किसी को फोर्स कर सकता था। इन सब के बावजूद जिंदगी में बहुत कुछ सीख गए। ठीक है, क्या ही कर सकते हो, जिंदगी है। देखते हैं, आने वाले टाइम पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सोचा तो बहुत कुछ है। हो सकता है आज बर्थडे के दिन भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी अभी तक तुम सोचते आए थे, दुनिया उससे कहीं अलग है। लोग, मेरे दोस्त जानने वाले कहते रहते हैं कि तुमने वर्जन अपग्रेड किया है अपना, ये वर्जन 2.0 है। हो सकता है वर्जन 3.0 की भी टाइम आ जाए। देखते हैं। हाँ जी जनाब, तो एक दिन और बीत गया और फिर से कुछ नई कहानियाँ, कुछ नए किस्से। तो जैसा कि पता होगा आपको, पिछली बार जब हमने बात करी थी तो एक रूखा सा, मायूस सा, मासूम सा बर्थडे बीता था और थोड़ी सी दुख भरी कहानी थी। ज़्यादा दुख भरी बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है दुख सुनना समझना बहुत मुश्किल होता है। चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को समझना है, जानना है, तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स होना चाहिए लाइफ में, राइट। कुछ ऐसा जिसको सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्राम ही इस तरीके से किया गया है कि अगर कुछ उसे पसंद नहीं आ रहा तो इमीडिएटली आपको रिजेक्ट कर देगा, है ना। जैसे कि आइसक्रीम खाना तो आपको हमेशा याद रहता है, कहीं से भी कभी भी गुजरो, लेकिन अगर दवाई डॉक्टर ने कितना भी याद करके बताई हो वो आप भूल ही जाओगे। क्या करें, पसंद नहीं आता ना। खैर, तो आज बात करते हैं अपने इस 10 साल के तजुर्बे के बारे में। तो कुछ यादें हैं खट्टी मीठी सी, उन्हीं यादों के पिटारों में से एक कहानी सुनाते हैं आपको आज। जैसे कि कई लोगों को पता ही है कि आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, प्रोजेक्ट हेड बन गए, सब कुछ सही सेट है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम सोचते हैं कभी कभी कि एक टाइम ऐसा भी था लाइफ में जब ये सब कुछ नहीं था, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये इतने अच्छे अच्छे लोग नहीं थे, इतना अच्छा माहौल नहीं था। एक चीज़ लेकिन थी उस टाइम पे भी, वो थी खुशी, वक्त। बहुत कुछ अच्छा था उस टाइम पे भी। भले ही इतने पैसे नहीं कमा रहे थे, भले ही इतने अच्छे माहौल में नहीं थे, इतने हाई फाई माहौल में नहीं थे, लेकिन जो भी था ना यार, बड़ा मज़ेदार था। मैं बताऊं मेरी पहले सप्लाई चेन जॉब के बारे में अगर, तो ये है बात 11 अगस्त 2011 की। हाँ, दैट मीन्स कि 11 अगस्त 2021 में मुझे एक डेकेड पूरा हो जाएगा सप्लाई चेन में काम करते करते। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा रट जाती हैं चीज़ें। तो 11 अगस्त 2011 को ज्वाइनिंग थी मेरी फर्स्ट टाइम लोटे इंडिया में। लोटे इंडिया का वेयर हाउस था लखनऊ में, मेरे घर के पास ही। वो किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है। मुझे याद है आज भी, जब 12th के बाद ग्रेजुएशन का जो भी मेरा हिसाब किताब था कुछ जम नहीं रहा था,
क्या हुआ था वो सब मैं बाद में कभी बताऊंगा, काफ़ी कुछ पर्सनल था, मज़ेदार था। तो ग्रेजुएशन कर रहे थे, घिस रहे थे किसी तरीके से कि ठीक है कर लेंगे, बट प्रॉब्लम तो थी ही खैर। और बचपना होता है उस उम्र में जब आप 12th पास करते हो, तो बचपना भी था, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, तो पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा लालच सवार था। ट्यूशन्स पढ़ाता था और अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बट हाँ अच्छा पैसा मिल जाता था अच्छा खासा। मतलब 400 रुपये 500 रुपये ट्यूशन का मिल जाता था, और 2 कोचिंग पढ़ाते थे तो उससे थोड़ा बहुत आ जाता था। बट पता नहीं क्यों फितूर सवार हुआ कि नहीं जॉब करनी है अपने को। तो अपन ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए। मुझे याद है विप्रो में इंटरव्यू देने के लिए गया था, कुछ राउंड्स हुए, सिलेक्शन हुआ। उन्होंने बोला कि आपको नोएडा आना पड़ेगा। नोएडा में ऑफिस था उनका, और कुछ तो था कॉल सेंटर टाइप का, विप्रो का सर्विस सेंटर, समथिंग काइंड ऑफ दैट। और बोले कि आपको 11,000 या 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो आज जब इंटर पास लड़के को अगर इतना पैसा मिल रहा है आज से 10 साल पहले, तो बहुत मतलब बड़ी बात होती थी। ठीक है यार, चल जाएगा खर्चा। अब जी घर आए, बातें बातें करी, और फैमिली में तो खैर प्रॉब्लम थी कि घर से दूर कैसे जाएंगे। हमारे एक भैया हैं घर के सामने, बहुत मानते हैं उनको आज भी हम, बहुत कुछ अच्छा रहा उनके साथ में। तो उन्होंने सजेशन दिया कि घर के बाहर के 12,000 दूसरे शहर के बेकार हैं, घर पे रहते हुए अगर 6,000 5,000 में मिल जाए तो बहुत है। बात समझ में आ गई, उन्होंने अपने यहाँ बात करी, और जो उनके ओनर थे उनका एक वेयर हाउस था ग्लोटे इंडिया का, तो वहाँ पे लगवा दिया। अब मन तो बना लिया कि ठीक है जी 12,000 की जॉब छोड़ के 6,000 की जॉब करेंगे। ठीक है, तो पहला दिन मैं बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार था। मैं गया, हालांकि उधर से निकलता तो रोज़ था हाईवे से, हाईवे पे ही है और पड़ोस में ही है वो, मतलब घर से 400-500 मीटर की डिस्टेंस है। बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन बारिश हुई थी, मुझे याद है, रात में सुबह सुबह हम पहुँचे तो देखा कि पूरा कैंपस है, बड़ा सा गेट खुला हुआ है, और वहाँ पे गोदाम बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, उस कैंपस में बीच में रोड है जहाँ पे 3 ट्रक आप मान के चलो लाइन से खड़े हो सकते हैं पैरेलली, इतनी चौड़ी रोड थी। उस रोड पे एकदम पानी भरा हुआ था, बहुत तगड़ा सा, मे बी 2 से 2.5 फुट, हाँ 2 फुट तो होगा आराम से, इतना पानी भरा हुआ था। और वो भी बाहर से लेके अंदर तक, इंजन चल रहा था, पानी को बाहर फेंक रहे थे। और हमने सोचा कि ठीक है, हो सकता है ये पहला वाला ही ऑफिस हो इस कैंपस में, तो हम अपन वहाँ पे घुस गए। भैया बैठे थे, अकाउंट्स का काम करते थे वो उस टाइम पे, तो उन्हीं के पास जाके बैठ गए। मिश्रा जी से मिले, बड़े अच्छे इंसान, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे भी। मिश्रा जी उस टाइम पे लखनऊ के आप समझिए कि हेड थे। पूरा जितने भी 3-3 वेयर हाउस थे, 3-3 कंपनी के वेयर हाउस थे मेरे ओनर के, तो वो सारा काम वही देखते थे। अब मुलाकात हुई जी, बातें हो गई, इंटरव्यू वगैरह तो कुछ देना नहीं पड़ा। आप समझो कि बस लगवा दो लड़के को, लड़का तेज है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी अच्छी जानता है, कर लेगा। हम भी चले गए शौक में, ऐसे ही बचपने में। अब भैया ने बताया कि ऑफिस तेरा ये नहीं, तेरा ऑफिस सबसे लास्ट में है। अब टेंशन बढ़ी कि यार यहाँ तो पानी भरा हुआ, जाएंगे कैसे, और जाएंगे तो ठीक है, क्या रोज़ इसी रास्ते से जाना होगा। बैठे सोचते रहे, कुछ देर बीती, लगभग आधा 1 घंटा। अजय भैया आए। अजय भैया बैग में झोला पकड़े हुए है अपना, दिल्ली से सीधे रिटर्न टिकट कटी थी उनकी, ऑफिस के काम से दिल्ली गए थे वो। वापस आए, हाथ मिलाया भैया से, मिश्रा जी से, मुझे बस देखा, भैया को पूछा यही लड़का है। भैया ने कहा हाँ, अरे लड़का एकदम 1 नंबर है, आप लेके जाओ। अब बचपने की बात कह लो समझ नहीं थी, तो थोड़ा सा डर भी लगा कि यार नौकरी मिली है, करते हैं जा करके। अब भैया ने कहा ठीक है भाई, आ जाओ पीछे। मैंने कहा ठीक है। बाहर निकल के देखा तो इतना फनी सीन था। उन्होंने अपना जीन्स समेटा, जूते हाथ में पकड़े, मोजे उतारे, और उसी पानी में किनारे दीवार के सहारे चलते चले गए।
वो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी लाइफ में, पहली बार ऐसा सिचुएशन पड़ा कि इस टाइप की जगह पे कभी जाए, क्योंकि बड़े शाही तरीके से बचपन बिताया, बड़े ही नवाबे स्टाइल में ज़िंदगी रही हमेशा, जैसी भी रही टूटी फूटी, बट बहुत शौक से जिए। फिर मन में आया यार ये जॉब करें क्या, मतलब सच में ये दिन आ गए। अपने आप से उस दिन सवाल पूछा मैंने कि यार विपिन, इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना जान लगा दी, इतना टैलेंटेड थे, ये सब होने का क्या फ़ायदा जो तुम इस रास्ते से होकर के नौकरी करने जा रहे हो। हो सकता है उस वक्त अगर मैंने डिसीजन लिया होता, मन बदला होता, तो शायद आज लाइफ कुछ और होती, कहीं और पहुंच गए होते और बेहतर कर रहे होते। लेकिन ठीक है, जहां पहुंच गए किसी तरीके से, वो भी कुछ कम नहीं है। बट हाँ, उस दिन डिसीजन लेना था मुझे और मैंने कहा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन एक बात समझ में आई, अब जब आज मैं पिछली बातों के बारे में सोचता हूँ तो एक बात समझ में आई कि ऐसी सिचुएशन ना इंसान को हमेशा फेस करनी होती हैं, जहाँ पे उसको डिसाइड करना होता है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। डिसाइड करना होता है कि हाँ या ना बोलनी है, या फिर डिसाइड करना होता है कि ये काम करूँ या ना करूँ। इमीडिएटली तो शायद वो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ना दिखे, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी के जो रुख है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। आज शायद किस्मत में कुछ और लिखा होता अगर उस दिन मैंने फ़ैसला बदल दिया होता, लेकिन ठीक है, जितना है अच्छा है। मैंने भी बस भैया के पीछे फॉलो करने की कोशिश करी, तो जूते पहन के गया था। अब जूते हाथ में पकड़ना तो बड़ा ऑकवर्ड लगा, यार ये कैसा सिचुएशन है। ठीक है, चले। बस पहला कदम रखा, ओ माय गॉड, सीधे पैर जमीन पे पानी में फच से पड़ा और ऐसा लगा कि यार ये क्या है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो भैया के और मेरे ऑफिस के बीच में एक तेल वाला ऑफिस था, वो रिफाइंड ऑयल का। अब उसके शटर से नीचे हल्का तेल बह रहा था, वो उसी पानी में तैर रहा था। लिटरली शायद सुन करके जितना आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा मुझे उस टाइम पे लगा। एक एक कदम में बढ़ा, मेरे पैर पे 1-1.5 फीट तक पानी आया। उस 1-1.5 फीट गहरे कीचड़ जैसे पानी में मैं चलता चला गया और एक एक कदम मेरे लिए बढ़ाना मुश्किल था। बस हर बार अपने आप से यही बोला कि जो होगा विपिन देखा जाएगा, तो बस चल। किसी तरीके से वहाँ पहुँचा और भैया से बात करी। भैया ने बस सिस्टम पकड़ा दिया। घर पे तो कंप्यूटर था ही 2010 में, तो कंप्यूटर चलाना आता ही था, कोई टेंशन नहीं थी इतनी। तो उन्होंने बिठा दिया कि भाई कुछ टाइप वाइप करके दिखा। तो शौक़ था शुरू से टाइपिंग का। मैंने अपनी उंगलियां चलाना शुरू करी। वो भैया हैरान कि वो भाई साहब इतनी तेज़ टाइप कर लेता है, तो 4 उंगली से टाइप कर लेता है, दोनों हाथों से 10 उंगली से टाइप कर लेता है। तो उनके लिए वही बड़ी अजीब बात थी। ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं देता कि किसी को कम आता है, ज़्यादा आता है, कैसा आता है। वो शायद कंप्यूटर पे इतने अच्छे नहीं थे, बट लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब तो उनकी टिप्स पे था। मतलब आप ऐसे समझो कि अगला इंसान आपको टिप्स पे ड्राइवरों के नंबर, ट्रांसपोर्टरों के नंबर बता सकता था। टिप्स पे उनको याद था कि जब रूट प्लानिंग करनी होगी तो किस रूट पे कौन सी गाड़ी कितने टाइम जानी है, कितना लोड आएगा। उनको ये पता होता था जब गाड़ी मंगवा रहे होते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्टन्स लोड हो पाएंगे। मतलब वो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें थी उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था। इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, करते गए, सीखते गए। इनवॉइसिंग करना सीखा, बिलिंग करना सीखा, ऑर्डर लेना सीखा। सेल्स वाले आते थे, ऑर्डर देते थे, वो सब सीखा। इन्वेंट्री के बारे में सीखा, लॉजिस्टिक के बारे में। धीरे धीरे सब कुछ करता है। लकी था कि पहली ही कंपनी में SAP था। अब लोगों को तो लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर का कोर्स करना होता है, फिर वो सीख पाते हैं। अब हमारी कंपनी में था तो खुद ब खुद सीख गए। तो ये मेरी पहली कंपनी की ज्वाइनिंग का इंसिडेंट था, बड़ा ही मज़ेदार सा। देखो, जज मत करना
कि शुरुआत मेरी ऐसी थी तो आज जहाँ पे हूँ वो कितना अच्छा या बुरा है। कभी भी मुझे नहीं, किसी को भी जज मत करना कि अगर किसी की शुरुआत ख़राब है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सफ़र में उसका अंत भी ख़राब ही हो। आप हमेशा अपने लाइफ के साथ क्या होने वाला है उसके 100% जिम्मेदार होते हो। आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का रुख किधर जाएगा। उस वेयर हाउस पे मैंने 1 साल जॉब करी अकाउंटेंट की तरह। उस 1 साल की जॉब में 3-4 महीने ही मैं अकाउंटेंट रहा और बाकी के 6-7 महीने कंप्लीटली जान लगा करके सब कुछ सीखा। मैंने इतना सीखा कि 1 साल बाद मेरे ओनर के दूसरे वेयर हाउस पे प्रॉब्लम्स हुई, चॉकलेट कंपनी के। वहाँ पे लड़के रुक नहीं रहे थे। 1 साल के अंदर 4-5 लड़के जॉब करके छोड़ के चले गए और वो मेरा ओनर इतना इम्प्रेस हुआ मेरे काम से कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहाँ उस चॉकलेट कंपनी के वेयर हाउस को संभालने का ऑफ़र दे दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। पहली बार उन्होंने जब ऑफ़र दिया तो भैया ने मना कर दिया कि नहीं ये लड़का तो जा ही नहीं सकता है, इसके बिना मेरा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी। दूसरी बार ऑफ़र दिया तो मिश्रा जी के मुंह से मना करा दिया गया कि नहीं, इस लड़के को तो इधर ही रखना है। तीसरी बार जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई तो मैंने सोचा कि मम्मी ने एक्चुअली एडवाइस किया कि जब भगवान कुछ बार बार देने लगे ना तो उसको मना नहीं करते। डिसीजन लिया हमने, कहा देखी जाएगी। अब अगस्त 2012 में हमने वो चॉकलेट कंपनी ज्वाइन करी और उसकी हालत में बताऊं तो पूरा मैनेजमेंट हिला हुआ था। कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि ये CFA या तो 3-4 महीने में सही होगा या तो हम बंद कर देंगे। कंपनी की सारा बिलिंग वगैरह पेंडिंग थी, कुछ पेमेंट आया नहीं था, वो सब कुछ डेबिट मारने वाले थे मेरे ओनर को। अब ज्वाइन तो कर लिया, अपने अंदर तो शुरू से वो एटीट्यूड रहा कि सुनेंगे किसी के, है नहीं गलत ना गलत करेंगे। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे 1 to 1 चीज़ें सीखते पहले आप किसी के अंडर में होते हो तो थोड़ा दब के काम करते हो। फिर जब आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही शटर खोल रहे हो ऑफिस का, आप ही अकाउंटेंट बन रहे हो, आप ही मैनेजर बन रहे हो, तब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती। आप धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो उन चीज़ों की। तो जी ये सफ़र चला लगभग 4 साल तक, 2015 तक चला एक्चुअली, 2012 से। और मैं आपको बताऊं बहुत कंफर्टेबल हो गया था उस जॉब में। जब मैं अकाउंटेंट था मैं वहाँ भी बहुत कंफर्टेबल हुआ, मैंने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया। उस 6,000 रुपये की जॉब में मैं इतना कंफर्टेबल था कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही। मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा 1 साल बीत चुका है। वो इम्पोर्टेंट 1 साल जब मैं कुछ सीख सकता था, मैं कुछ कर सकता था। उसके बाद ये 4 साल लगभग 2012 से लेकर 2015 तक ये भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा मैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि 2011 में सफ़र शुरू किया और 2015 लग गया मुझे समझते समझते कि विपिन निकलना है बेटा यहाँ से। ये करने के लिए तुम ज़िंदगी भर के लिए नहीं बने हो, ना ही ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है, ना ही ये डेस्टिनी है। सफ़र तय करते हुए किसी रास्ते पर किसी से मिल जाओ वो बात अलग की है, मिल गए साथ चल लिए अच्छी बात है, लेकिन जो मंजिल तुम्हें पानी है उसके लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तुमको रास्ते बदलने पड़ेंगे और उसके लिए हो सकता है तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़े। बहुत लोग तुम्हारे अगेंस्ट भी आएंगे, बहुत लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, बहुत लोग तुमको मना भी करेंगे कि उस रास्ते जाना नहीं, कुछ नहीं रखा। भाई मैं आपको बताऊं, ये मना जो आपको कर रहे हैं वो या तो उस रास्ते पे कभी गए नहीं, या तो वो गए हैं तो वो खुद फेल होकर के वापस आए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर कोई उस रास्ते पर जाके फेल होके आया है और ये बोलता है आपसे कि देख मैं उस रास्ते पे चल चुका हूँ और मैं फेल हुआ था और उस रास्ते पर फेलियर के अलावा कुछ नहीं, तो वो कोरा झूठ है, सफ़ेद झूठ। क्यों? क्योंकि
वो फेलियर उसके लिए था। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम रास्ते पर चलने पर आपको भी फेलियर ही मिले, क्योंकि आज की डेट में आप नज़र उठा के देखो, सोच के देखो बस किसी भी रास्ते के बारे में, तो आपको मिलेगा कि हर फील्ड में, हर रास्ते में, हर डेस्टिनेशन पर सक्सेसफुल लोग भी हैं और अनसक्सेसफुल लोग भी हैं। तो ये कहना कि रास्ता ख़राब है, ये कहना कि वो फील्ड ख़राब है, बिल्कुल गलत है। सही बात ये होगी कि कोई पर्टिकुलर फील्ड, कोई पर्टिकुलर रास्ता किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ख़राब है और किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छा। वो पता तभी चलेगा आपको कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत है, जब आप खुद चल के देखोगे। तो बस ये कुछ एक्सपीरियंसेस में से एक कहानी थी मेरी कि अकाउंटेंट, वो कीचड़, वो बरसात का पानी, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो वेयर हाउस, वो इन्वेंट्री, दुनिया भर की चीज़ें, फिर मैनेजर वेयर हाउस के, बाबूजी की नौकरी, हर ड्राइवर, हर ट्रांसपोर्टर बाबूजी बाबूजी कर रहा है, बिल्कुल ऐश कट रही है, कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद फिर एक डिसीजन, ना कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, ये करने के लिए बने ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, सारा कुछ जो सेट हो रखा था, जो कंफर्ट हो रखा था, सब कुछ छोड़ के मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आया 2015 दिवाली के टाइम पर। वो डिसीजन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कुछ भगवान ने हिम्मत दे दी और चले आए। जितना मुश्किल डिसीजन था ना, उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। आज मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो जॉब छोड़ करके दिल्ली आया, स्ट्रगल किया, या जो भी मेरे बीच में जर्नी रही, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि अपने आप को मैंने ये समझाया कि विपिन, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम कुछ और करने के लिए बने हो। अब इस बात से जज मत करना कि एक कीचड़ भरे वेयर हाउस पे जॉब करने गया था, मतलब कुछ अरे ये तो ऐसे ही होंगे। भाई साहब, BHU में BSc में सिलेक्शन हुआ था, इंडिया रैंक पर मैंने एग्ज़ाम दिया था। AIEEE में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट क्या करें, हालात कैसे थे कि साउथ के कुछ कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो फिर फीस नहीं भरने की औकात थी, नहीं कर पाए। 10th में टॉपर थे अपने कॉलेज के, टॉपर के सेकंड रैंकर थे, तो वो भी 2-4 नंबर से कुछ पीछे रह गए थे। और 12th में तो खैर कहानी अलग थी, बट अपने को इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे। आज भी याद है जब 11th में मार्क्स ख़राब आए थे और 12th में प्रमोट ही हुए थे। कैलकुलस की हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में ना मैथ में 6 किताबें चलती थी टोटल, 11th 12th मिला करके। तो उनमें से एक कैलकुलस सबसे मोटी किताब थी। 1 महीने के अंदर वो किताब ख़त्म करी थी, जब जुनून सवार हो गया था। तो ये तो पता था, कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। जब मैं 11th में था, 12th की बुक्स सॉल्व कर रहा था। जब मैं 12th पहुँचा तो मैंने IIT की बुक्स को प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। SC वर्मा और पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ता था, जबकि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा था। वो टैलेंट तो, मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे अंदर टैलेंट है। लेकिन ज़िंदगी के कुछ साल थे, 4-5, जब ये एहसास से दूर हो गए थे, क्योंकि कंफर्टेबल इतना हो गए थे। सुबह जाते थे 10 बजे, आराम से बैठते थे, कोई प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं। 12-1-2 बजे के आसपास अपना 1-1:30 बजे लंच करने आए, घर पे आराम किया, आधे घंटे आराम से करके, फिर 3 बजे तक ऑफिस गए, फिर 6-7 बजे तक काम किया। मंथली क्लोजिंग हुआ करती थी, तो 1 हफ्ते का प्रेशर रहता था जब 12-1 बजे तक काम करते थे। वो भी अलग ही नशा था काम करने का। तो कहानी बस ये इतनी सी है कि ज़िंदगी बदलनी है तो डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात, कंफर्टेबल होने से ज़िंदगी नहीं बदला करती, और ना ही इस बात से कि सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी बदलने के लिए। जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, जो चाहिए ही चाहिए बस वही मिलता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अपनी ज़िंदगी का कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और धीरे धीरे आपके साथ कुछ प्रोफेशनल बातें भी होंगी, ताकि आप कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ समझो, और कुछ रहे तो शेयर करना। चलो मिलते हैं, मज़े करो।
हेलो वेलकम टू ऑल माय अलाइनमेंट ऑफ फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप सबका दिन बहुत बढ़िया गुजरे। वीकेंड है, संडे का दिन है, सुबह के 7 बज चुके हैं और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपना अगला पॉडकास्ट। कहानी में आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम कहानी सुनाई थी हमने अपनी, जहाँ पे बताया था कि कैसे जब गट फीलिंग हो ना कुछ करने की तो कुछ कर जाना चाहिए, भले ही आप कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करो। क्योंकि जब आपका दिल कहता है ना कि ये सही है और दिमाग से सोच करके भी आपको लगता है कि हाँ जो आप कर रहे हो वही सही है, जो करंट सिचुएशन है वो आपके लिए नहीं है और आप चाहते हो कि हाँ कुछ नया होना चाहिए लाइफ में, तो वो करना ही चाहिए। तो लास्ट टाइम बताया था मैंने कि 2016 में मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था। मेरे हाथ में कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं था, मेरे हाथ में कोई ऑफर लेटर नहीं था, बट स्टिल आई जस्ट रिज़ाइंड। और वो मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग था। मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं हुआ। ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रगल रहा, बट द फैक्ट इज़ कि बहुत ज़्यादा सुकून मिला। सुकून इस बात का कि जो आप अपना 100% देते हो ना और उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अफसोस तो होता ही है। आप 1 बार 2 बार 3 बार वेट करोगे, बट कब तक? मेरे हिसाब से लाइफ का ये बहुत बड़ा लेसन है कि स्पेशली प्रोफेशन में अपने जब आप जॉब कर रहे होते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये कि आप जो जॉब कर रहे हो उस टाइम पर आपको बहुत ध्यान देना है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो उसका आउटपुट भी दिखना चाहिए, उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आप जो कर रहे हो उसका आउटपुट दिख नहीं रहा है, मैनेजमेंट को दिख नहीं रहा है आपको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप कभी ग्रो कर ही नहीं पाओगे, राइट? तो यही सीख है मेरी आप लोगों के लिए भी। अगर आप करियर का स्टार्ट कर रहे हो या करियर के मिडिल में हो और आप इस कश्मकश में हो कि यार जो जॉब कर रहे हो उसमें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, जो काम कर रहे हो उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो या तो अपने मैनेजमेंट से बात करो, खुल के बताओ कि ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए आप कितना एफर्ट लगा सकते हो वो चीज़ें शेयर करो और मैनेजमेंट से पूछो कि आप क्या चाहते हो। हो सकता है कि आप जिस तरफ एफर्ट लगा रहे हो, जिस तरफ मेहनत कर रहे हो, वो मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन ही ना हो। मैनेजमेंट कुछ आपसे और एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो हमेशा एक्सपेक्टेशंस को मैच कराने की कोशिश करना, हमेशा अपना काम जो भी है वो दिखाते रहना और रिव्यू कराते रहना। तो दोस्त, वो रिज़ाइन करने की कहानी 2016 की हुई। उसके बाद फिर 1 महीने का स्ट्रगल, दिन रात इंटरव्यू, जॉब, ये वो बहुत कुछ चला, बीच में बीमार हुआ, बहुत कुछ रहा। तो ये करते करते फिर फाइनली जब जॉब 1 महीने बाद हाथ में आई तो मेरे पास उस टाइम 3 ऑफर्स थी। 3 ऑफर्स में एक मेरे बॉस ने इंटरव्यू फाइनल करा लिया था, उनकी कंपनी में ही उनके अंडर में रहना था। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा सा रोल था, जॉब रोल था, बट वहाँ पे मुझे थोड़ा पैसे कम मिल रहे थे दोस्त। अब यहाँ पे एक और सीख आपको मिलेगी जब मैं कहानी सुनाऊंगा, और हमेशा ध्यान रखना आप भी ये चीज़ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सा इंटरव्यू शेड्यूल कराया, अपनी कंपनी में उन्होंने लगवाया, अपने बॉस से बात करा के उनको भी कन्विंस कर लिया। देन एक और कंपनी में जॉब लगी जो कि आपका रियल एस्टेट की कंपनी थी। और थर्ड मेरा जो इंटरव्यू क्लियर हुआ बिना किसी जॉब रेफरेंस के, वो था चेल इंडिया, दैट वाज द पार्ट ऑफ सैमसंग। तो ये 3 जॉब इंटरव्यूज क्लियर हुए थे, मेरे हाथ में ऑफर लेटर था। और मज़े की बात बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ चेल इंडिया में मुझे लगभग 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे थे, ठीक, और मुझे प्रोक्योरमेंट में काम सीखने का मौका मिल रहा था। और साथ साथ वो जो ऑफिस का एनवायरनमेंट था, वो हेड ऑफिस था साउथ ईस्ट एशिया का, मुझे हेड ऑफिस की टीम में बैठने का मौका मिल रहा था। ओवरऑल ये वाली भी जॉब थी जहाँ मैम ने जॉब लगवाई थी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, वो भी ऑफ रोल थी, बट वहाँ पे जो रोल था वो सप्लाई चेन एग्जीक्यूटिव का था, जो कि
कुछ इस तरीके से था जो मैं पिछले 5 साल से करता आ रहा हूँ, वैसा ही काम करना है। इट्स जस्ट दैट कि आई वुड बी सिटिंग इन द हेड ऑफिस, और वहाँ से मुझे पैन इंडिया जितने भी वेयर हाउस है, जितने भी स्टोर्स हैं, जितनी भी सप्लाई चेन नेटवर्क है, उसको मॉनिटर करना था और ऑडिट्स कराने थे, और हो सकता है विजिट पे भी जाना होता। तो अपॉर्चुनिटीज दोनों ही अपने आप में बेहतरीन थी। मैम की जो ऑफर कराई थी उसमें मेरी ग्रोथ इस तरह होती कि मैं आगे चल के सप्लाई चेन मैनेजर बनता और सप्लाई चेन हेड की तरफ मेरा कैरियर बढ़ जाता कुछ सालों में। ठीक है, मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलता जैसे मैम खुद किया करती थी। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत फैसिनेटेड होता था कि मैम हर 2-4 महीने में एक बार विजिट करती थी एक वेयर हाउस पे, वो ऑडिट करने जाती थी। तो वो ट्रैवल वाला जो सिनेरियो था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अगर मैं वो जॉब कंटिन्यू करता, जो मेरे फार्मास्यूटिकल कंपनी का इंटरव्यू था वो क्लियर हुआ था, अगर मैंने वहाँ ज्वाइन करा होता तो ऑब्वियसली मुझे भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती सेम, जो मैं इतने साल से 5 साल से फैसिनेटेड रहा, जो मैं करना चाहता था। ठीक है, प्रोक्योरमेंट में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बस उसके बारे में स्टडी कर रखी थी कि हाँ प्रोक्योरमेंट जो है वो सप्लाई चेन का ही एक पार्ट है, और जितना कुछ मैंने सीखा उसमें एक ये एड ऑन रहेगा सप्लाई चेन को मेरे कंप्लीट करने के लिए। तो डिसीजन लेना था मुझे एक्चुअली कि 5,000 रुपये कम पर ज़्यादा इज्जत मिलेगी, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वहाँ पे मेरे बॉस ऑलरेडी हैं, वहाँ जाऊँ, या फिर पैसे के पीछे भागूं, और अगर पैसे को अलग भी कर दूं तो भी मैं ये सोचूं कि यार सैमसंग का नाम मिल रहा है, हेड ऑफिस मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो मैंने ये सोच करके ज्वाइन कर ली सैमसंग। मैंने मैम को मना करना पड़ा मुझे, क्यों, एक तो वो बिना किसी रेफरेंस के जॉब हुई थी, और वो अपने अंदर शुरू से रहा कि यार कुछ भी करेंगे तो अपने दम पे करके दिखाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये रहा कि वहाँ पे नया सीखने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। हालांकि उस उम्र में जो डिसीजन लिया मैंने अपने हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से ठीक था। आई डोंट से कि रिग्रेट होगा या बुरा होगा, बट ठीक था। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं मैम की कंपनी ज्वाइन कर लेता तो शायद आज कहानी कुछ और होती, शायद मैं कुछ ज़्यादा ग्रो कर गया होता, और आज जो पैंडेमिक की सिचुएशन देख रहे हो आप, कोरोना की, तो माइट बी देयर इज़ अ चांस कि मेरी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक बार मैंने कदम रख दिया था। तो डिसीजन जो है ना दोस्त, हमेशा सोच समझ के लेना। और एक रिग्रेट मुझे ज़रूर हुआ, एक गलती मुझे ज़रूर रियलाइज़ हुई कि वहाँ पे ना मैम ने काफ़ी एफर्ट लगाए थे मेरे लिए। ठीक है, काफ़ी एचआर से भी बात करी थी, काफ़ी कन्विंस किया था लोगों को। तो यार जब तुम्हारे लिए कोई एफर्ट लगाए ना तो उसकी इज्जत रखना। मुझे हमेशा एक चीज़ का रिग्रेट रहेगा, ये मैंने गलती करी एक्चुअली, कि मैंने सीखने के पीछे, नाम के पीछे, फेम के पीछे भाग तो गया, बट वो गलती करी कि मैम ने जो एफर्ट लगाए थे उसको शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं दे पाया। तो दोस्त आप ये गलती मत करना। आपके लिए अगर कोई एफर्ट लगा रहा है तो उसका रिस्पेक्ट जरूर देना। सो ये कहानी थी, मैंने सैमसंग ज्वाइन किया, और अगला टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का ये रहा कि ज्वाइन तो कर लिया चेयर इंडिया। ओके, बड़ा मजा आया काम करने में, एकदम कॉर्पोरेट लाइफ, एकदम लग्जरी ऑफिस, एकदम लग्जरी माहौल, फ्री में लंच मिल रहा है, लंच में भी 3-3 वैरायटी मिल रही हैं, 7th फ्लोर पे ऑफिस है, 20वें फ्लोर पे जाके लंच कर रहे हैं, स्काई व्यू मिलता है देखने को विंडो से, एंड दैट वाज टोटली अमेजिंग। एक बात जो मुझे फिर से याद आई कि यार यही तो सोचा था, इतना नहीं सोच पाया था जितना सोचा उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन है ये। मैंने बोला था ना, लखनऊ मैंने छोड़ा है इसलिए था कि मैं कॉर्पोरेट लाइफ जीऊंगा, मैं कॉर्पोरेट कंपनी में काम करूंगा और इस तरह की लाइफ जीऊंगा, एंड दैट वाज परफेक्ट। ठीक है, पैसे कम थे, बट जो लाइफ थी ना यार, वो लाइफ का एक्सपीरियंस मिलना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना हुआ, इतने बड़े बड़े लेवल पे काम करना हुआ, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने का मौका मिला। जिम्मेदारियां होती हैं तो आप ऑब्वियसली एफर्ट ज्यादा लगाते हो, और इतना अच्छा माहौल था वहां पे कि आपको 6:30 बजे के बाद, मतलब जो ऑफिस टाइम है उसके बाद कोई रोकने को नहीं है यार। 6 बज गया, आप जाओ, यू आर फ्री।
मुझे तो मतलब आदत ही नहीं थी इस टाइप से काम करने की। अपना तो वही था यार कि 25 तारीख हो ही नहीं कि भाई साहब रात को 11 बजे तक रुकना है। 25 से 5 तारीख तक प्रेशर प्रेशर प्रेशर, 25 से क्लोजिंग तक बिलिंग का प्रेशर, और फिर 31 के बाद डिस्पैच का प्रेशर, और लगभग ये 10 दिन इसी में बीतते थे। फिर रिकंसाइल कराना, स्टॉक ऑडिट करना, स्टॉक मैनेज करना, इन्वेंट्री प्लान करना, और ये सारा कुछ करते हुए आपको फिर से अगले महीने की तैयारी कराना। ये लाइफ रही है पिछले 5 सालों से। और यहाँ बस रिक्वेस्ट आ रही है, आपको क्लोज करना है। यू डोंट हैव एनी प्रेशर ऑफ क्लोजिंग और एनी प्रेशर ऑफ 30th क्लोजर और डिस्पैच करना, कुछ नहीं। आप बस फोन पे बात करते हो, आप कन्विंस करते हो, आप एक्सेल में खेल रहे हो, आप डेटा पे खेल रहे हो। एंड दैट वाज अमेजिंग, दैट वाज अ न्यू जर्नी फॉर मी। और ये करते करते लगभग 6 महीना तो लगा काम सीखने में, कैसे प्रोक्योरमेंट का पूरा प्रोसेस होता है, कैसे RFQ आता है, कैसे हम रिकंसाइल करते हैं, कैसे बॉम एनालिसिस होता है, कैसे POQ बनता है, कैसे आपकी टेंडर पास होते हैं, कैसे आप ऑक्शन रखते हो, कैसे वेंडर्स को इनवाइट करते हो, आप कोटेशन मंगाते हो, कोटेशन कंपैरिजन करते हो। ये काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और हाँ, एक और लर्निंग है आपके लिए यहाँ पर कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, पिछला जो है, जो गलतियां करी, जो सही किया, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट एंड कंप्लीटली फोकस ऑन योर करंट जर्नी। आप जहां पे हो वहां पे आप 100% देना ही देना। अब जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, तो मैंने ये सोचा कि यार पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और मैंने अपनी जान लगा दी उस काम को करने में। सौरभ सर थे मेरे यहाँ पे, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनके अंडर में मैं था। उन्होंने ही मेरा इंटरव्यू एंड ऑल फाइनल कराया, और आई डोंट नो क्या सोच करके उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया। बस वो ये बोलते थे कि यार तू बड़ा ऑनेस्ट था इंटरव्यू के टाइम पे। उन्होंने ये बोला कि मैंने तुझे सिर्फ इसलिए रखा, तू बहुत ऑनेस्टली आंसर दे रहा था हर चीज़ का। जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो नहीं पता। एंड आई वाज लाइक कि इतनी बड़ी कंपनी में क्या टेक्निकली जो भी नॉलेज है वो सब कुछ मतलब इतना मैंने नहीं रखती। मैं कई बार उनसे डिस्कशन करता था ये सब चीज़ों का। तो उनका ये कहना था, जो कि सही भी लगता है आज की डेट में मुझे, कि आप टेक्निकल चीज़ें सीख जाओगे, आपको सिखा दिया जा सकता है, आपको हर चीज़ सिखाई जा सकती है, आपको काम करने का तरीका काम जो होता है वो सब सिखाया जा सकता है। बट जो आपके अंदर होना चाहिए हमेशा से, जो नहीं सिखाया जा सकता, वो है डेडिकेशन, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। ये सब चीज़ें आपके अंदर पहले से होती हैं। और जो भी बड़ी कंपनी है, उनकी हायरिंग करने का तरीका सिर्फ यही है, वो ये देखते हैं कि आप कितने ऑनेस्ट हो, कितने डेडिकेटेड रहोगे और कितने लॉयल रहोगे कंपनी के लिए। कि आपको हायर करके कहीं वो कंपनी गलती तो नहीं कर रही है, कि आपको हायरिंग करने के बाद में कहीं कंपनी को आप 6 महीने में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे। आप कितने साल तक टिक पाओगे? तो दोस्त, जब भी इंटरव्यू देने जाना, ये रियलाइज जरूर कराना कंपनी को कि यस, यू एक्चुअली नीड दैट जॉब, and second thing, you will be loyal to that company. Okay. So 6 महीने लगा सीखने में। काम बहुत ही जूनियर लेवल पे मैंने काम किया वहाँ पे। लाइक MIS की तरह मैं रिपोर्ट्स बनाता था, लोगों से फॉलो अप करता था, रिपोर्ट बना करके अपने बॉस को भेजता था। लगभग 6 महीने ये चलता रहा। और अगेन एक लेसन है कि जब भी आप किसी नए माहौल में हो, तो हमेशा अपने से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना और हमेशा अपने स्किल्स से कम दिखावा करना। गॉट माय पॉइंट? जो भी आपको आता है वो उतना ही दिखाना जितने की ज़रूरत है उस कंपनी में, और दूसरा जो नहीं आता है हमेशा उसको सीखने के पीछे भागना। ठीक है? क्योंकि जो आता है वो कोई छीन के नहीं ले जाएगा, लेकिन जो नहीं आता है सारी मारामारी उसी पे है। मज़ेदार बात थी कि लगभग 6 महीने ही लगा, और वो MIS का काम करते करते फिर मैं अपना परचेजिंग का काम करने लगा। एज अ बायर थोड़ा थोड़ा काम मिलने लगा। सर ने थोड़ा शिफ्ट करना शुरू किया कि ठीक है, अब तुम ये रिक्वेस्ट क्लोज कर दो, अब तुम ये प्रोक्योरमेंट कर लो। ये सब चीज़ें करते करते लगभग बड़ा मज़ा आने लगा। 6 महीने के अंदर ही फिर अपन शार्प शूटर टाइप के हो गए, और एक टाइम ऐसा आया कि सर के फेवरेट बन गए। काफ़ी कुछ काम करते करते ग्रो कर गए। अब लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स, मैंने बोला ना, मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा रहे। हर एक
मोड़ पे मुझे बहुत सारे डिसीजंस लेते रहना पड़ा। 2016 में ज्वाइन की थी कंपनी, 2016 बीता, 2017 बीता, 2018 आते रियलाइज हुआ कि यार सब कुछ तो कर रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है कि ग्रोथ जो है ना फाइनेंशियली वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी इज्जत बढ़ रही है, सब कुछ बराबर है यार, बट फाइनेंशियल ग्रोथ उसका क्या। मेरे एक फ्रेंड हैं वहीं सैमसंग में, गौरव जी, वो मुझे एक बात बड़ी अच्छी बोला करते थे और मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जो भी आपकी एक्सपीरियंस है ना, आपका जो सैलरी पैकेज है वो हमेशा उसका 1.5 गुना होना चाहिए ऑन एन एवरेज। मार्केट में ऐसे ही चलता है, आपका जो एक्सपीरियंस है सैलरी उसकी 1.5 गुनी होनी चाहिए मिनिमम। तो वो बात मेरे ना पिंच कर गई। मैंने कहा यार अपने को तो लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया है और अभी तक हम तो अटके हुए हैं लगभग आधे पे। और जैसा कि हमेशा करते हैं फिर डिसीजन लेना चालू। 2018 की स्टार्टिंग से ही मैं जुट गया इस बात पर कि यार अब फाइनेंशियली ग्रो करना है। बॉस से बात करना शुरू करी, मैनेजमेंट से बात करना शुरू करी कि सर पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो। किस तरीके से बात करनी है ये सब सिखाते रहे सौरभ सर या फिर मेरे बाकी कलीग्स। बात बनती थी, बात नहीं बनती थी, लगभग काफ़ी टाइम हो गया। और एक सैचुरेशन पॉइंट ऐसा आया कि मेरे जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पे थे, अभी बोलना ठीक नहीं है, बट वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे। जो कि HODs थे वो भी बहुत इम्प्रेस थे मेरे काम से। और कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे ना ऑन रोल किया जाना था वहाँ पे। लाइक उस कंपनी में बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ऑफ रोल एम्प्लॉय को ऑन रोल किया जाए, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई गुड वर्क, माई लॉयल्टी, दे डिसाइडेड टू गेट मी ऑन बोर्डेड। सो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ पर मुझसे गलती क्या हुई, जो कि आपको शायद नहीं करनी है कभी, कि चीज़ों को 100% क्लियर नहीं किया। जब मुझे ये बोला गया है कि आप ऑन रोल हो रहे हो, तो आई बाय डिफॉल्ट थॉट, मैंने लोगों से बात करी, जितने भी लोग थे, कलीग्स थे, तो यही हुआ कि जब आप ऑन रोल होगे तो जिस कैटेगरी में होगे, L1, L2, L3, L4 टाइप की कैटेगरीज हैं, जिस कैटेगरी में होगे उस कैटेगरी का पैकेज आपको ऑफर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो आई वॉज थिंकिंग कि यार ऑन रोल हो गए तो मतलब तो यार सैलरी तो ये 3 गुनी तो होनी ही होनी है मिनिमम, यानी कि जितना एक्सपेक्टेड है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ एटलीस्ट इज्जत भर की आ जाएगी। तो आई डिसाइडेड, आई सेड ओके। मैंने बॉस को ओके बोल दिया। अब बॉस को ओके तो बोल दिया, अब ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है यार कि अगेन वही बात है ना, जब कोई आपके लिए एफर्ट लगाए, जो HOD हैं उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया। लिटरली उन्होंने कोरियंस के साथ बात करी, उन्होंने कन्विंस किया कि ये बंदा बहुत अच्छा है, और मेरा काम के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ करी सब जगह पे। एंड यहाँ पे मेरी लाइफ की शायद पता नहीं यार ये गलती थी या मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि मैंने एक तो क्लियर नहीं किया। मैं एक्सपेक्टेशन तो हमेशा बताता रहा, बट सामने से कुछ कंफ्यूजन हो गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि आप ऑन रोल करो या ना करो, मुझे पैसा बढ़ा के दे दो, बिकॉज फाइनेंशियली आई वांट टू ग्रो। 6-7 साल हो गए हैं, दिल्ली आए हुए भी 3 साल हो गए हैं, अभी तक ग्रो नहीं कर पाए, फिर फायदा क्या। तो पता नहीं वो उनको पता था बट मिस हुआ या जो भी था, उन्होंने ऑन रोल तो कर दिया बट पैसा नहीं बढ़ा। एंड दैट वाज लाइक ओ माय गॉड। HR ने भी नहीं बताया, HR ने तब बताया जो ज्वाइनिंग का टाइम था ऑन रोल। तो बहुत रिग्रेट हुआ, आई वाज लाइक हार्ट ब्रोकन। मैंने कई बार रिक्वेस्ट करी सर इस पे नहीं सर्वाइव हो पाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ऑन रोल होने के बाद आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। तो मैंने अगेन एक डिसीजन लेने की सोची। डिसीजंस यार, डिसीजन और मैं बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन है ना। अगेन मुझे याद है वही जून के आसपास, तो जून जुलाई में ऑन रोल हुआ, और विदिन 2 months आई डिसाइडेड कि या तो पैसा बढ़ेगा या तो हम मूव ऑन करेंगे, और बस देखना चालू कर दिया। गलती ही थी यार कि यार आप सोचो ना, आपके लिए कंपनी में जो सबसे ऊंची पोजीशन पे है उन्होंने एफर्ट लगाया और आपने उनकी भी बात खाली कर दी।
तो इस बात का अफसोस तो रहेगा ज़िंदगी भर। बट अगेन वही बात है ना कि जब तक चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ती तब तक उसको उड़ना नहीं आएगा। तो बस कुछ इसी सोच के साथ मैंने अगस्त में वहाँ से भी जंप कर दिया और फिर एक नई जर्नी। तो मज़े की चीज़ ये है कि जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे ऑलमोस्ट 40-45% का हाइक मिला, बहुत अच्छा था। और जहाँ पे ज्वाइन किया वो बहुत ही अच्छी कंपनी थी, वो भी बताऊंगा अगले पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में शायद बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको, बहुत कुछ जानने को मिला होगा, कैसे ये कॉर्पोरेट की दुनिया आपके साथ कितना मज़ा कराती है, कितना मज़ा आता है इस कॉर्पोरेट लाइफ में अगर आप डिसीजन लेने का दम रखते हो। तो दोस्त, डरना नहीं कभी भी कि यार मैं ये डिसीजन ले लूँगा तो क्या होगा। अगर तुम कहीं पहुँचे हो तो अपने दम पे पहुँचे हो, हमेशा ध्यान रखना। और अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी लाइफ के लिए। तुम कुछ नहीं बन पाए वो तुम्हारी गलती होगी 100%। तुम कुछ बन गए वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी 100%। तुम कभी भी किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि अरे यार मैंने उनको कमिटमेंट दे दी थी, अरे यार मैंने उनको कुछ कह दिया था। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे लाइफ नहीं चलती। लाइफ ऐसे चलती है कि दोस्त, जो तुमने एक बार डिसाइड कर लिया, जो तुमने डिसीजन ले लिया, उसी के हिसाब से तुम्हारी जिंदगी का आगे का फ्लो मुड़ता जाएगा। आज जहाँ पे मैं हूँ, कल जहाँ पे मैं था, वो पूरी दुनिया अलग है। और अगर मैं शुरुआत की बात करूं, यानी कि लगभग 10 साल पहले की, तो मेरी दुनिया ही अलग है यार। इट्स जस्ट बिकॉज कि जहाँ पे मैं था वहीं पे मैं रहता, तो फिर मेरी लाइफ आज भी वैसी ही होती शायद। आज भी मैं वैसे ही बात करता, आज भी मुझे वो शायद स्किल्स ना पता होते। इट्स जस्ट बिकॉज कि हर कुछ सालों में या हर कुछ छोटे छोटे ओकेजन्स पे डिसीजन लेने का मौका मिला। मैंने डिसाइड किया और डिसाइड करने पर जो भी रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट मेरी लाइफ को आगे मोड़ने में काफी हेल्प किया। सो द लास्ट लेसन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज यू बिकम व्हाट यू डिसाइड। ऑलराइट, टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड। और इस पॉडकास्ट को अगर आपको सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा। द अलाइनमेंटर के नाम से हम हर जगह हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप कहीं भी जाके फॉलो कर लीजिए, ज़रूर फॉलो करिएगा। और यूट्यूब पे हम कुछ ऑडियो बुक समरी भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।